प्रिय साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं यशवंत गौर पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि जो भी टॉपिक हम लोगों ने अब तक कवर किया है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझ में आया होगा। तो उसी साइंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को बड़ा ही मजा आएगा। बड़े ही आनंद के साथ आप लोग सारे टॉपिक सीखेंगे और टॉपिक में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपकी अन्यथा हो और आपके पेपर में ना आए। सारी चीजें पेपर में आने लायक है, इसलिए आपको छोड़ना उचित नहीं है। अगर आप लोग छोड़ रहे हैं तो समझिए फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को संकट में डाल रहे हैं। तो संकट से बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना होगा और बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन सेशन के लिए आपको हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अपने दोस्तों को भी ये सजेशन देना चाहिए कि भाई ज्वाइन कर लीजिए, इसमें कोई शुल्क नहीं दे है, कोई शुल्क आपको दे नहीं है। आराम से आप पूरा का पूरा जो सेशन है वो ले सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू किया जाए आज की टॉपिक। तो आज की टॉपिक क्या होनी चाहिए दोस्त? क्या उम्मीद करते हैं आप लोग कि आज की टॉपिक क्या होनी चाहिए? आज की टॉपिक मेरी तरफ से तो भाई आज मैं सोच रहा हूँ सेल शुरू कर दूं आपका। क्या शुरू किया जाए? सेल। सेल मतलब कोशिका। चलिए कौन सी टॉपिक होगी आज की? सेल। सेल यानी कि कोशिका। बहुत बड़ा पार्ट है ये कोशिका और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। क्यों महत्वपूर्ण पार्ट है ये आप लोगों को भी पता होगा कि भाई यहाँ से तो प्रश्न बहुत बढ़िया से बनते हैं आप लोगों के पेपर में, इसलिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक भी होता है आप लोगों के लिए। सेल। सेल में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, किस किस टॉपिक पर बात करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, सेल के अध्ययन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेल के अध्ययन की बात करेंगे। स्टडी क्या होती है, स्टडी को क्या कहते हैं, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और क्या बात करेंगे भाई? तो आइए देखते हैं, स्टडी के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद इसके खोजकर्ता की बात करेंगे और खोज की बात करेंगे। खोज की बात करेंगे, खोज के बाद इसकी परिभाषा की बात कर लेंगे। परिभाषा के बाद इसके सिद्धांत की बात करेंगे। सिद्धांत के बाद इसके संगठन की भी बात करना चाहिए, जरूरी होता है। संगठन क्या होता है इसका, इसके प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में। उसके बाद इसके अंगों के बारे में बात करेंगे, कोशिकांग जिसे हम लोग कहते हैं, कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, जिस तरह से हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें कोशिका में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। कौन सी कोशिका किस तरह की होती है, कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है, कौन सी कोशिका सबसे छोटी होती है, कोशिका का महत्व क्या है, कोशिका के अंग क्या है, कोशिका के अंदर जो अंग है उनके कार्य क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू किया जाए दोस्तों। सबसे पहले हम लोग अध्ययन के बारे में देखते हैं कि कोशिका का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अभी भी कुछ बचा हुआ पार्ट है, इसको भी हटा देते हैं। हो गया। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को मेरे प्यारे दोस्त, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कोशिका विज्ञान जो कहते हैं इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? तो अंग्रेजी में कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है लोगस, लोगस का मतलब होता है अध्ययन, और सेल का अध्ययन यानी कि सेल का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें परिभाषा के रूप में, तो परिभाषा के रूप में अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की
वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका की संरचना आकार, प्रकार, संगठन, कार्य व क्या क्या चीजें हो गई? संरचना, आकार, प्रकार, कार्य, तो हाँ हो गया ना, कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं, के कोशिका की संरचना हाँ के बारे में अध्ययन करते हैं कोशिका विज्ञान कहलाता है, या उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर आप थोड़ा सा बदलना भी चाहेंगे तो बदलने लायक है, अभी तो बदल सकते हैं। बदलने लायक क्या है? तो कार्य आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कोशिका विज्ञान। भाई जब कोशिका का ही ज्ञान ले रहे हैं तो कोशिका विज्ञान तो कहलाएगा ही। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं खोज की। इसके बाद क्या बात करते हैं? खोज की। खोज, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम कोशिका की खोज, कोशिकी नहीं भाई, ये कोशिका है। हाथ बहुत तेजी से चलता है इसलिए पता नहीं क्या क्या खींच लेता है। तो कोशिका, सर्वप्रथम कोशिका की खोज। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में आपके वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, अब ये जो कोशिका थी सर्वप्रथम किसने खोज की कोशिका की? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, मतलब इन्होंने खुद सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उससे इन्होंने कोशिका की खोज की। लेकिन अब इसके बाद बात करें हम तो ऐसी टॉपिक आपको बताएंगे जो आपने बहुत कम ही सुना होगा भाई, इसीलिए आपके पेपर में ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप बहुत कम ही लोग इसको बताते हैं और कम ही लोग इसको बताना चाहते भी हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया, इसीलिए अब बताइए भाई, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है, और साइटोलॉजी का में जो कोशिका होती है, कोशिका की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट हुक ने की। इसीलिए रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। किसको? तो आपके यही जो है वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की, वो कोशिका की खोज इन्होंने की कहां पे और उसका साक्ष्य कहां मिलता है? तो आइए अगले वाले पेज पे हम बता दें आपको। एक दूसरा पेज लेते हैं, तो इस पे मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा दूं कि इन्होंने खोजा कैसे था और क्या बताया था। इतना तो आपके लिए पर्याप्त है देखने के लिए। तो
तो ये जो रॉबर्ट हुक थे ये कार्क का टुकड़ा लिए थे। क्या लिए थे? कार्क का टुकड़ा, कार्क का टुकड़ा, यानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा लिया इन्होंने। क्या लिया? लकड़ी का एक टुकड़ा लिया। वह टुकड़ा सड़ा हुआ था। कैसा था? सड़ा हुआ था, एकदम झड़ चुका था। एकदम कैसे हो चुका था? जैसे आप लोग देखते हैं ना, पत्ती देखेंगे, पत्ती एकदम झड़ चुकी होती है, मतलब कि वो एकदम गल चुकी होती है। गलने के बाद आप देखेंगे उसका सांचा बचा होता है, ढांचा जो होता है वो बचा होता है। तो वो कैसा दिखता है आपको? जाल की तरह। कैसा दिखता है? जाल की तरह से। तो उसी तरह से इन्होंने एक कार्क का टुकड़ा देखा और कार्क का टुकड़ा सड़ चुका था, सड़ के खत्म होने वाला था। तो उसके जो अंदर की जालिका थी, उस जालिका को देखा। जालिका में इन्होंने कोशिका की खोज की। जालिका में इन्होंने देखा कि ये कोशिका है। जालिका में जो इन्होंने देखा उसे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कोशिका कहा। इन्होंने क्या कहा? उसे कोशिका कहा। ठीक है। कार्क के टुकड़े में इन्होंने देखा लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का कह सकते हैं, लकड़ी का गुटका कह सकते हैं। ठीक है। लकड़ी का गुटका जो था उसमें इन्होंने क्या देखा? उन्होंने जालिका की संरचना देखी। और वो जालिका कैसी दिख रही थी? किस तरह से दिख रही थी? तो जालिका जो दिख रही थी, ये देखिए आपको फिगर दिख रहा है। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये आपको कैसा दिख रहा है? देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे आपको ये जालिका दिख रही। इसी तरह से इन्होंने आकृति देखी। रॉबर्ट हुक ने इसी तरह से आकृति देखी और इन्होंने कहा कि ये क्या है? इसकी कोशिकाएं हैं। लकड़ी तो नष्ट हो गई है, लेकिन लकड़ी की जो आखिरी इकाई होती है वो बची हुई है। क्या बची हुई है? लकड़ी की आखिरी इकाई बची हुई है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कोशिका कह सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक की एक बुक है। रॉबर्ट हुक की क्या है? पुस्तक है। पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया नाम है। ठीक है। तो माइक्रोग्राफिया नाम की जो बुक थी, उस बुक में इन्होंने इसकी क्या की? चर्चा किया है इसका। और क्या बताया? बताया है कि सेलुला, इसका नाम क्या था? इसका नाम इन्होंने बताया सेलुला। सेलुला का भी मतलब क्या होता है? सेलुला का भी मतलब होता है सेल। इन्होंने सेल की जानकारी उसमें दी थी। किसमें? अपनी माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में। तो आपने देखा कि कार्क के टुकड़े में इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की संरचना, यानी कि वो जो लकड़ी का टुकड़ा था, लकड़ी का टुकड़ा जो सड़ चुका था, सड़ने के बाद उसकी आखिरी इकाई बची थी, उसी को इन्होंने सेलुला कहा, यानी कि क्या कहा? सेल कहा। सेल को हिंदी में रूपांतरित करके क्या कह दिया गया? कोशिका कह दिया गया। तो कोशिका का अगर आकार हम लोग जानना चाहें कि ये जो कोशिका है इसका आकार कैसा है, तब फिर अभी आपको आकार अगर दिख रहा है तो कैसा दिख रहा है? जरा ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी के छत्ते, ये क्या है? ये आपको मैं बता दूं तो ये क्या है? मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें वो शहद लगाती है। जिसमें क्या करती हैं? शहद लगाती हैं। तो अब बताइए ये जो छत्ता है ये उसी तरह से दिख रहा है, इसीलिए इसको रखा गया है कि कोशिका की जो आकृति होगी ना वो इसी तरह से होती है। कोशिका का जो आकार होता है इसी तरह से होता है। तो अब आप बताइए कि ये किस रूप में दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? तो कोशिका का हम लोग क्या कहेंगे? शेप, शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। सेल का शेप कैसा है दोस्तों? तो हेक्सागोनल है। कैसा है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का मतलब अगर हिंदी में हम लोग बात करें, हिंदी मीडियम की बात करें, षटकोणीय है। कैसा है भाई? षटकोणीय है। अब षटकोणीय हम लोग कैसे कहेंगे? तो अब आपको दिख रहा होगा तो मैं बना दूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आए। तो देखिए ये ऐसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है। देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। ऐसे आप बना भी सकते हैं इसको। यहाँ से सीधा लीजिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, ये बना दीजिए। ऐसे ऐसे करके आप इसको क्या कर सकते हैं? इसका निर्माण कर सकते हैं। किसकी? कोशिका की। ठीक है। ये हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे ले लेंगे। तो ऐसे आप बनाते इसको चले जाएंगे, ये बनता चला जाएगा, ये आकृति बनती चली जाएगी। ठीक है। ये आकृति आप बनाना चाहेंगे तो ये आकृति आपकी बनती चली जाएगी। देखिए बनती चली जा रही है ये आकृति। ये आकृति आपकी बढ़ती और बनती दोनों चली जाएगी। आप दोनों काम इससे कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए
तो ये इसी तरह का आकार आपको ये दिख रहा है। ये जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे, इसका आकार बढ़ाते जाएंगे तो ये इसी तरह से दिखेगा, ये इसी के सदृश होगा। तो इसी के सदृश होगा, इसीलिए इस फिगर को यहाँ रखा गया है कि आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि सेल का जो आकार यानी कि शेप है वो कैसा है, हेक्सागोनल है, यानी कि षटकोणी है। 6 कोण होते हैं इसमें, 6 कोण बनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 कोण बन गए आपके, ये षटकोणी आकार का होता है। लेकिन अब बात आती है कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, अब मैं दूसरा पेज ले लूं, ज्यादा अच्छा होगा। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कौन सी कोशिका थी? तो रॉबर्ट हुक द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई। मृत कोशिका की खोज की गई थी, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। क्यों मृत कोशिका थी? भाई इन्होंने लकड़ी का टुकड़ा काटा था, वो सड़ गया था, यानी कि कोशिका कैसी हो गई थी? मृत हो गई थी। तो अब बात आती है कि भाई ये बताइए कि जब इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तब आता है नाम एक और वैज्ञानिक का, जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, A.V. ल्यूवेनहॉक, ठीक है। A.V. ल्यूवेनहॉक मिले 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज, किस कोशिका की खोज? जीवित कोशिका की खोज की। तो अब आपका प्रश्न कैसे बन सकता है? आपका प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किस सत्र में? 1665 में। फिर उसके बाद बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो आएगा नाम किसका? तो आ जाएगा नाम A.V. लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की 1674 ईस्वी में। जल में की। कहां पर की? तो जल में किया था इन्होंने, जल में किया था। जैसे कौन कौन सी कोशिका की खोज की इन्होंने? तो इन्होंने जीवाणु की खोज की। किसकी खोज की? उल्टा होगी मात्रा, मात्रा हमसे उल्टी सीधी होती रहती है, आप लोग मजा मत लीजिएगा हमारा ना। जीवाणु, जीवाणु कोशिका की खोज की। और उसके बाद ह्यूमन स्पर्म की खोज की। किसकी? ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म का क्या मतलब है भाई? तो ह्यूमन स्पर्म का मतलब है कि मानव शुक्राणु की खोज की। मानव शुक्राणु की खोज इन्होंने की। किसने की? तो लीवेनहॉक ने की। जब इतनी चीजें हो गई तो अभी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि कोशिका कहते किसको, कोशिका की परिभाषा क्या है। तो आइए देख लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें भी? क्या दिक्कत है भाई? कोशिका जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोशिका की परिभाषा तो हम लोग देख ही लेंगे। तो अब इन्होंने क्या कहा, तो देखिए इन्होंने क्या कहा, तो परिभाषा, ठीक है, परिभाषा। अब इस परिभाषा को हम लोग देखेंगे कि क्या है इस परिभाषा में। तो कहा गया कि सबसे छोटी, एक मिनट थोड़ा सा संयम रखिएगा कि हाँ, जीवन की या जीवधारियों की, हम तो कहेंगे जीवधारियों लिखिए ठीक रहेगा। जीवधारियों की सबसे छोटी, सबसे छोटी का मतलब सूक्ष्मतम, सबसे, जीवधारियों की सबसे छोटी क्रियात्मक संरचनात्मक एवं
मूलभूत इकाई को मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोशिका कहते हैं। अब आपको कहीं कहीं इसमें ये शब्द मिल सकते हैं कि क्रियात्मक को की जगह पे कार्यात्मक लिखा मिल जाएगा। कार्यात्मक एवं संरचनात्मक मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। इसको अगर हम लोग भाई अंग्रेजी में भी लोग देखना चाहें तो अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, हमारे पास तो बाइलिंगुअल है। ठीक है, चलिए क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट, एक मिनट यूनिट हटा दीजिएगा, यूनिट लास्ट में लगाने में मजा आएगा। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? तो सेल को कहा जाता है। सेल इज ए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, आगे लिखना चाहेंगे आप लोग तो इसको चेंज भी करना चाहें तो देखिए थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं, एक बढ़िया सा बन जाएगा। तो सेल इज ए, ये देखिए ये पूरी की पूरी परिभाषा बन गई आपकी, एकदम बढ़िया वाली परिभाषा बन गई है। दोनों परिभाषाएं बेजोड़ परिभाषाएं हैं, इससे ज्यादा बढ़िया परिभाषाएं नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो जीवधारियों का मतलब कि जो जीवधारी है, जो मानव, जो शरीर है, जो जीव है, उनके शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होगी, जैसे अभी मैंने बताया ना, कार्क का टुकड़ा सड़ चुका था, एकदम खत्म हो चुका था, उसकी लास्ट यूनिट बची थी, लास्ट इकाई बची थी, उसी को हम लोगों ने क्या कहा? कोशिका कहा। उसी को हम लोगों ने क्या कहा? कोशिका कहा। अब कोशिका ये एक सबसे छोटी क्रियात्मक है, मतलब कार्य करने वाली है, सबसे छोटी संरचना में सबसे छोटी इकाई है। संरचना में कैसी इकाई है? सबसे छोटी इकाई है। और मूलभूत, इसी से हमारे शरीर का आधार बना हुआ है, मूल बनी हुई है, इसीलिए इसको मूलभूत कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुका होगा कि कोशिका की खोज कब हुई, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका की परिभाषा क्या है, तो कोशिका होती कैसी हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। जब ये सारी चीजें समझ में आया तो इसके बाद अब मैं बात कर लूं कोशिका सिद्धांत की। किसकी बात की जाए? कोशिका सिद्धांत की बात की जाए ना, अगले पेज पर। अगले पेज पर मैं बात करूं तो हाँ, यही बात ठीक रहेगी कि हाँ, सेल थियरी मतलब क्या कहते हैं इसको? कोशिका का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत कब मिला? कोशिका के सिद्धांत कब मिले हम लोगों को? तो कोशिका का सिद्धांत जो हम लोगों को मिला वो कब मिला मेरे भाई? जरा आप लोग बताइएगा कि कोशिका सिद्धांत हम लोगों को कब मिला। लीजिए, ये टॉपिक हम लोगों की नई वाली। तो किस सत्र में मिला था? आइए मैं बता रहा हूं। एम स्लाइडेन एवं टी स्वान, एम स्लाइडेन एवं टी स्वान ने 1838 से 39 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ने क्या किया? कोशिका सिद्धांत
का क्या किया, प्रतिपादन किया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन एम स्लाइडेन एवं टी स्वान ने किया। किस सत्र में किया, तो 1838 से 1839 में किया। और क्या कहा इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं सब के सब कोशिका से बने हुए हैं। क्या इन्होंने कहा, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के सभी जीवधारी, सभी जीव किससे बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। मतलब कि दुनिया में जितनी भी जीव हैं, ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे एक कोश की हो चाहे बहुकोश की हो, सब के सब किससे बने हुए हैं, सब के सब कोशिका से ही बने हुए हैं। ठीक है, सब के सब किससे बने हुए हैं, कोशिका से बने हुए हैं। यही इन्होंने बताया कि जितने भी जीव हैं सब के सब किससे बने हुए हैं भाई, तो सब के सब कोशिका से ही बने हुए हैं। ठीक है, अगर इतनी चीजें समझ में आई हो तो आगे चले आगे आपको बता दें, क्या बता दें कि अब कैसे कहें कि कैसे माने कि ये कोशिका से ही बने हुए हैं सभी चीजें। तो अब देखिए, इसके बाद बताया गया कि भाई ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका है, कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं ऊतक। क्या बनते हैं, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं। ये तो विजिबल नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, कलर चेंज करते हैं। कोशिकाओं से बनते हैं ऊतक, क्या बनते हैं, ऊतक। ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं भाई, ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग। ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं, अंग। अंग से मिलकर क्या बनते हैं, तो अंग से मिलकर बनते हैं आपके अंग तंत्र। क्या बनते हैं, अंग तंत्र। और यही अंग तंत्र मिलकर, क्या मिलकर, अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं भाई, तो एक शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। अब अंग्रेजी में देखना चाहेंगे तो सेल, जो ढेर सारे सेल का संगठन होता है तो बनते हैं टिश्यू। क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। अब ढेर सारे जो टिश्यू होते हैं ये जब संगठित होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में जब संगठित होते हैं, तब जाके बनता है ऑर्गन। क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। अब जब कई ऑर्गन मिलते हैं, कई ऑर्गन जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है भाई, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि हम लोगों की क्या बनती है, अंगतंत्र बनता है। और यही जो अंगतंत्र मिल जाते हैं, इनके सामूहिक रूप को ही हम लोग कहते हैं ह्यूमन बॉडी। क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी कहते हैं। लीजिए, पूरा का पूरा आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए, एकदम सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में, एकदम अपने मातृभाषा में बताया जा रहा है कि कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है, शरीर का निर्माण कैसे हुआ, कोशिका का निर्माण नहीं। कोशिका का निर्माण भी हमने बताया कि कैसे कैसे होता है, वो सारी चीजें हो गई। अगर इतनी चीजें समझ में आई हो तो आगे बढ़ाया जाए। थोड़ा सा नोट कर लीजिए पहले इसको। अगर ये नोट हो गया हो तो आगे चला जाए। फिर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा पेज लेना पड़ेगा, नहीं इसी को छोटा कर दिया जाए, क्योंकि सिद्धांत ही है तो सिद्धांत 2 पेज पे मजा नहीं आएगा। ठीक, अब ये देखिए, 1 मिनट, थोड़ा सा जगह सेट करना पड़ेगा। जगह को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा शॉर्टेज है तो इसको हम लोग ऊपर कर दें, यहाँ कर दे रहे हैं।
और ये वाली लाइन थोड़ा सा ऊपर रखनी चाहिए थी ना, लीजिए ये वाली लाइन भी ऊपर कर दे रहे हैं। ओके, तो अब देखिए आप लोग, इसी कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, कोशिका सिद्धांत को ही क्या करते हुए आगे बढ़ाते हुए एक और वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है विर्चो। क्या नाम है भाई? तो उनका नाम है विर्चो। विर्चो महोदय आते हैं। कौन आते हैं? विर्चो महोदय आते हैं। महोदय जब आते हैं तो क्या करते हैं भाई? ये बताते हैं, कहते हैं, एक सिद्धांत देते हैं, कहते हैं ओमिनी सेलुला ई सेलुला कोशिका सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ाया। कहा ओमिनी सेलुला ई सेलुला। ये क्या मतलब है भाई? आप लोग तो हमको पागल घोषित कर देंगे अगर यही बात रह जाएगी तो। यही बात रह जाएगी तो आप लोग तो हमें पागल घोषित कर देंगे। ये क्या है? ओमिनी सेलुला ई सेलुला। तो ये वैज्ञानिक महाराज की भाषा है, मातृभाषा में इन्होंने लिखा। क्या लिखा? लिखा कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि इन्होंने कहा कि भैया सभी कोशिकाएं पूर्व उपस्थित सभी कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती हैं। और इसको हम कह दें कि इन्होंने यह कहा कि जो कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिकाओं का निर्माण इन्होंने बताया कि पूर्व में जो उपस्थित कोशिकाएं हैं उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का जन्म कैसे होता है? तो नई कोशिकाओं का जन्म पूर्व निर्मित कोशिका से होता है। पूर्व उपस्थित, जो पूर्व में उपस्थित कोशिका होती है, तो कोशिका का जन्म कैसे बताया गया? जगह यहाँ पे तो हमें कम लग रहा है कि आगे बढ़ाया जाए। 1 मिनट रुकिए, हम बनाते हैं जगह। ये तो आप लोगों को दिख ही रहा है, आगे आते हैं। तो विर्चो महोदय ने क्या कहा? विर्चो महोदय ने कहा कि एक कोशिका पहले से है, उसी से नई कोशिका का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ। फिर ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या होके विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती जाती हैं। मतलब कि एक कोशिका है तो दूसरी कोशिका का जन्म अलग से नहीं होता है। इन्होंने बताया कि पूर्व में ये जो कोशिका है उसी कोशिका से नई कोशिकाएं बनती रहती है, नई कोशिकाओं का जन्म होता रहता है। ठीक है, तो यही इनके कहने का सेलुला ई सेलुला का मतलब है। इसी सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है? तो इसी सेलुला ई सेलुला का मतलब है कि भाई इन्होंने कहा कि ओमिनी का मतलब ओल्ड। ओमिनी का मतलब क्या है? ओल्ड सेल। ओल्ड सेल का मतलब पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं। ओल्ड का मतलब ओल्ड हो गया, यहाँ पे न्यू सेल। क्या हो गया? न्यू सेल बन गई। मतलब पुरानी कोशिकाएं हैं, उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि इन्होंने पुरानी कोशिकाओं को कहा कि ये फादर सेल हैं। ये क्या है? ये फादर सेल है या मदर सेल है, इन्हें कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मदर सेल कहते हैं। तो पुरानी कोशिकाओं को इन्होंने क्या कहा? पुरानी कोशिका को इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पुरानी कोशिका को मदर सेल कहा। क्या कहा? मदर सेल कहा। ये कहीं मिला हो तो भाई बताइएगा, ये कहीं मिले तो बताइएगा कि कोशिका में ये चीज भी पढ़ाई गई है कहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नई कोशिका। तो जो नई कोशिका बन रही है, नई कोशिका को क्या कहेंगे? कुछ आइडिया है आप लोग? कमेंट कीजिएगा जरा। नई कोशिका को इन्होंने कहा डॉटर सेल। क्या कहा भाई? DAUGHTER, डॉटर सेल। हाँ भाई सही बात है कि अगर पुरानी कोशिका मातृ कोशिका है तो नई कोशिका उसकी पुत्री कोशिका होगी। यही तो इन्होंने कहा, इन्होंने यही कहा। ठीक है, ये चीजें देखिए।
ये देखिए, ये आकृति, ये आकार जो हमने बना दिया है, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें लगता है कि आज के लिए इतना ही रहने दें। इसके बाद जो आगे की टॉपिक आएगी उसको हम बढ़िया से फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम ये बताएंगे कि कौन सी कोशिका सबसे बड़ी है, कौन सी कोशिका सबसे छोटी है, कहाँ पे कोशिका के अंग क्या हैं, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, ये सारी चीजों पर चर्चा हम लोग करेंगे। और आपका प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आशा है यही होगा। ठीक है, अब कितने पेज, 4 पेज हैं, चारों पेज पर जो भी चीजें मैंने लिखी हैं उसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट के लिए मैं इधर हो जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। पहला पेज आपका 4th नंबर का ये रहा, इसको स्क्रीनशॉट करेंगे आप। फिर उसके बाद आपका तीसरा वाला पेज है जिसमें आपको दिखाया गया है लीएनहॉफ जी को। उसके बाद ये आकृति दिखाई गई है कि कैसे आपको कोशिका मिली है। फिर उसके बाद कोशिका विज्ञान की परिभाषा है, कोशिका विज्ञान की परिभाषा यहाँ पर है। सर्वप्रथम किसने खोज की थी उसके बारे में भी है। तो इतना बढ़िया कंटेंट, इसी तरह से मैं आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ और समझाता हूँ। ऐसा उम्मीद और ऐसी आशा होती है, ऐसी दिल में आशा जगती है कि आप लोगों को बड़े प्यार से समझ में आती है ये सारी चीजें। अगर नहीं भी समझ में आ रही तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा। अगर नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये ऐसा तो है नहीं कि वीडियो को हम लोग प्राइवेसी में लगा देते हैं या फिर पासवर्डेड कर देते हैं या फिर वहां से हाइड कर देते हैं, कुछ नहीं होता है। ये पब्लिकली आपके यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पर पड़ा रहता है और आपको तुरंत वहीं पे आप इसे देख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज के लिए विदा चाहते हैं आपसे। जय।